नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, राजनीति में पुराने दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो फिर ऐसी दुश्मनी नेता तो नेता सरकार का भी सत्यानाश कर देती है। अब मोदी जी को ही देखिए, मोदी जी ने कई पुराने भाजपा के मित्र दोस्त उनसे जानी दुश्मनी कर ली और हालत यह है कि इन राज्यों में जहां जहां दुश्मनी हुई है, आज बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई। अब दुश्मनों की बात मैं आगे करूंगा, पहले बात करता हूं बीजेपी के उस इंटरनल रिपोर्ट की, उस खुलासे की जिससे मोदी और शाह भीतर तक हिले हुए। और ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है, बीजेपी की जो अपनी रिपोर्ट है, उसका इशारा है कि हिंदुस्तान के 4 बड़े राज्य, 4 बिग स्टेट्स, यहाँ बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। और ये जो स्टेट्स हैं, ये हैं बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब इन राज्यों की अगर आप अरिथमेटिक देखिए तो पिछली बार यानी 2019 में मोदी जी ने यहाँ हर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे पार्टी के। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन 4 राज्यों में बीजेपी ने 124 सीट, जी हाँ 124 सीट्स जीती और एक नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन आज यही अर्थमेटिक गड़बड़ा गई है। आप यूं कह सकते हैं कि इन प्रदेशों में उल्टी गंगा बह रही है बीजेपी के लिए। अब इन प्रदेशों में अरिथमेटिक तो गड़बड़ है ही मोदी जी की, केमिस्ट्री भी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। और केमिस्ट्री की बात का मतलब उन दोस्तों की बात जिनसे दुश्मनी मोल ले ली है मोदी जी ने। और अगर आप देखेंगे कि किस तरह से मोदी जी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बंगाल देखें, बंगाल में ममता बनर्जी वाजपेयी जी की कभी शिष्या कहलाती थी और एनडीए की पार्टनर थी और हमेशा से वाजपेयी को सम्मान दिया। लेकिन मोदी जी ने ऐसी दुश्मनी ममता से की कि आज उनके भतीजे को जेल के सीकचों में डालने की हर कोशिश हो रही। जाहिर तौर पर ममता वर्सेस मोदी का असर 2024 में देखेगा। अगर हम बिहार की बात करें तो मोदी जी के अब तक जो साथ रहे बाबू नीतीश कुमार, हमेशा मोदी ने तारीफ करी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि आज नीतीश कुमार की जेडीयू तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। नीतीश को भी ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उनकी पार्टी को भी ख़त्म करना चाहते हैं मोदी। और इसका नतीजा आपको बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी की पूरी केमिस्ट्री अब गड़बड़ है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के नेता हैं, और वो शिवसेना जो बीजेपी की सबसे पुरानी साथी है। लेकिन मोदी जी ने शिवसेना के भी ना सिर्फ पर कतरे, उद्धव ठाकरे की ना सिर्फ सरकार गिराई, शिवसेना की पार्टी ही तोड़ दी। आप जानी दुश्मनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह का व्यवहार मोदी जी का उद्धव ठाकरे के साथ रहा है। और अगर कर्नाटक की बात करें तो आप कह सकते हैं अपने ही चिराग से आग लगा दी भाजपा ने। और यहाँ पर येदियुरप्पा साहब, जो आप कह सकते हैं एक ज़माने में मोदी जी उनको बड़े भाई कहते थे, बड़ा सम्मान देते थे, येदियुरप्पा को ही मोदी ने कुर्सी से उतारा। और येदियुरप्पा को कुर्सी से क्या उतारा, बीजेपी को ही कुर्सी से उतार दिया कर्नाटक में। अब दोस्तों, ना मैं ब्रांड मोदी की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी का जो ब्रांड है कितना डाइल्यूट हो गया है, उनका जादू कितना ख़त्म हुआ है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का क्या हाल है, महंगाई, बेरोज़गारी, इस बात पर तो मैं आ ही नहीं रहा। मैं तो आज अरिथमेटिक और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि अरिथमेटिक भी गड़बड़, केमिस्ट्री भी गड़बड़। और शायद इसीलिए ये जो आंकड़ा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 158 सीटें, जहाँ मोदी जी ने इन 4 राज्यों में 158 में 124 सीटें जीती। आप सोचिए, बंगाल में 18, बिहार में 40 में 39, महाराष्ट्र में 41 सीटें, कर्नाटक में 26 सीटें, 1 सीट इसमें उनके अलायंस पार्टनर की थी। 124 सीटें, 124 सीट्स, ये आज की तारीख में अरिथमेटिक और केमिस्ट्री के चलते फंस गई, अधर में। कितनी जीतेंगे, कितनी हारेंगे, मुझे लगता है इसी को आज हम डिकोड करने जा रहे हैं 2 बड़े एक्सपर्ट्स के साथ, टाइगर और विनोद अग्निहोत्री। बिहार बंगाल में ऐसा क्या है टाइगर
कि आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा मोदी और शाह को इस बार? पिछली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे, इस बार नीतीश कुमार नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पैरासाइट है, किसी ना किसी के कंधे पे बैठ के ही वो सत्ता में आ सकती है या लोकसभा सीटें अपने हिसाब से ले सकती है। अब दोस्तों, ये जो 4 बड़े प्रदेश हैं, जो 4 बिग स्टेट्स हैं, और उसको लेकर जो डर है मोदी जी में, उनके चाणक्य अमित शाह में, उसको तो आज हम डिकोड करने जा रहे हैं, उसकी तह में जा रहे हैं। आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक्सरे करेंगे हम और बताएंगे आपको कि 2024 में क्या होगा इन राज्यों में, जिसका असर आप देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा 24 के फाइनल का। लेकिन ये डर जो है वो सिर्फ इन 4 स्टेट्स तक सीमित नहीं है। इन जो 4 बिग हैं, 4 बिग स्टेट, यहीं तक सीमित नहीं है परेशानी बीजेपी की। परेशानी जो है वो मध्य भारत को लेकर भी है, जो सबसे मजबूत पट्टी है, जो कह सकते हैं जो सबसे मजबूत किला है बीजेपी का, वहीं पर बीजेपी घबराई है, शाह घबराए और बार बार चक्कर लगा रहे हैं। मोदी जी कभी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो कभी भोपाल जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे अमित शाह जा रहे हैं, अमित शाह के पीछे नड्डा साहब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि 2019 का अगर आप ये ग्राफिक देखें तो एमपी में 29 में 28 सीट ले गए, राजस्थान में 25 में 25 क्लीन स्वीप था उनका, और छत्तीसगढ़ में 11 में 9, यानी कुल मिलाकर 65 में 62 सीटें मोदी जी ले गए। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है वहाँ पर। उसकी वजह है, अब जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़े नेता थे बीजेपी के, रमन सिंह, इन्हीं को डंप कर दिया है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे पॉपुलर नेता अब तक रहे 20 सालों तक, जिनकी एक छाप रही मध्य प्रदेश में, शिवराज मामा, इन्हीं की हालत ख़राब कर दी है दिल्ली ने, गुजरात लॉबी ने। और जहाँ तक वसुंधरा राजे, जो सबसे बड़ी बीजेपी की नेता हैं राजस्थान में, उनकी तो बनी ही नहीं, मोदी जी से बनी नहीं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, वो राजस्थान में थी, मोदी जी गुजरात में थे, पड़ोसी राज्य थे, तब से ही नहीं बनती और आज तक नहीं बनती। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि कहीं ये जो 3 राज्य जहाँ चुनाव होने वाले हैं, कहीं यहीं खेल ना हो जाए। अब दोस्तों, मैंने उत्तर प्रदेश की बात नहीं की, मैंने दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड की बात नहीं की, असम की बात नहीं की। मैंने जिस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की आज बात की, वो स्टेट्स थे जहां कहीं पर अप्रत्याशित जीत मिली मोदी जी को और कहीं पर प्रत्याशित जीत मिली। कुल मिलाकर ये जो 2 क्लस्टर हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 223 सीटें थीं, और पिछली बार इन 223 सीट्स में मोदी जी 186 सीट जीत कर ले गए। आप कह सकते हैं कि 303 सीटें अगर उन्होंने जीती तो उसमें से 186 इन्हीं 2 ग्रुप्स में, मध्य भारत की पट्टी और ये 4 बिग स्टेट। लेकिन क्या ये जो 223 सीटें हैं ये फंसी हुई हैं? क्या पिछली बार जहां 186 सीटें जीती थी उसकी आधी सीट भी जीत पाएंगे, या फिर 75% जीत पाएंगे, या फिर 80% जीत पाएंगे? होगा क्या? बिग क्वेश्चन ऑफ द डे। होने क्या जा रहा है इन राज्यों में? जी हाँ, बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में होने क्या जा रहा है? बिग क्वेश्चन। और नवंबर में चुनाव है इन 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। उसका जो नतीजा है सीधा इम्पैक्ट करेगा 2024 में। एक बहुत बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके लिए। 2 वरिष्ठ पत्रकार, 2 बेखौफ आवाज़ पत्रकारिता की आपके सामने होंगी और मैं मिलकर आप ही के लिए इस पहेली को आज बुझाने की कोशिश करूंगा, हल करूंगा, एक्सरे दूंगा आपको। और ये एक्सरे देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 2024 की पिक्चर क्लियर होगी, कुछ ना कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। बिहार, बंगाल में ऐसा क्या है टाइगर कि आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा मोदी और शाह को इस बार? पिछली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे, इस बार नीतीश कुमार नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पैरासाइट है, किसी ना किसी के कंधे पे बैठ के ही वो सत्ता में आ सकती है या लोकसभा सीटें अपने हिसाब से ले सकती है। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ये बिहार की अस्मिता से भी जुड़ती है, ये बिहार की पार्टियां हैं। भाजपा जो लगातार तोड़फोड़ की राजनीति करती है या जो ईडी सीबीआई के लगातार हथियारों का उपयोग करती है, वो बिहार में एक्सपोज हो चुकी है।
इसलिए वो लगातार बिहार से परेशान है। बिहार में यदि गच्चा खा गए तो बिहार को लग के उत्तर प्रदेश है, वो बिहार का सेंटीमेंट यदि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक भी आ गया तो उत्तर प्रदेश में भी तकलीफ हो सकती है जी। ये इसीलिए अभी प्रधानमंत्री गए गोरखपुर, तो एक कुर्मी नेता के घर गए उनके मां का आशीर्वाद लेने। जी ये सारी जो भागा दौड़ी चल रही है वो नीतीश कुमार के डर से है। जी। नीतीश कुमार का खिलाफ आप कुछ भ्रष्टाचार के मामले ला नहीं पा रहे, इसलिए आपके तरकश के तीर वहां चल नहीं रहे हैं। जिनके ऊपर आप तीर चला रहे हो वो इतने चला चुके हो कि उनको अब डर भी नहीं लगने लगा है। असर नहीं उन्हें, असर नहीं। पूरे देश में अब ये हो गया है कि ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, इसका मतलब आपको वो तकलीफ दे रहा है, उसके सामने आप हारते नजर आ रहे हैं, तो इसलिए सीबीआई ईडी का सहारा ले रहे हैं। बंगाल ये कैलकुलेशन, ये अरिथमेटिक है। बंगाल में ममता ने पिछली बार एक तो राष्ट्रवाद का तड़का लग गया था, पिछली बार 2019 में पुलवामा हो गया था, भारत खतरे में, पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक तेवर, और जी। लोकसभा में शायद ममता ने थोड़ा ढीला रवैया अपनाया था क्योंकि वो विधानसभा पे ज्यादा विश्वास था, सरकार थी उनके पास। लोकसभा में जैसे 18 सीटें आई उसका कन्वर्जन इन्होंने विधानसभा की 120 सीटों में किया, तो इनको लगा कि अगली विधानसभा में यदि हम थोड़ा 50 सीट इधर उधर मार ले तो हम सरकार बना लेंगे। और फिर जिस आक्रामक रूप से इन्होंने ममता को समाप्त करने का प्रयास किया, सारे हथकंडे, पैसे, दादागिरी, गुंडागिरी, एजेंसीज, इसके बाद ममता ने बंगाली अस्मिता के नाम पे जो कार्ड खेलकर अभूतपूर्व, जो पहले था उससे भी ज्यादा बहुमत किया, जो उसके 31-32 में से जो 34 विधायक जो तोड़ के ले गए थे उसमें से 32 हारे, इनके जो सांसद विधायक का चुनाव लड़े वो हारे। उसके बाद ममता ने तय कर लिया कि इनको जरा भी पैर रखने की जगह देना, इसका मतलब अपने सर पे अगला पैर रखेंगे जी। इस वजह से ममता ने ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच चुनाव जिस ताकत से लड़े और उसका जो नतीजे आए, उस नतीजे ने बीजेपी के चेहरे पे चिंता की लकीरें और गहरी कर दी जी। तो वो 18 सीट की तकलीफ में है बंगाल की, और बिहार की 39 सीटें तकलीफ में जी। मैं समझ गया। विनोद जी, पिछली बार 18 सीटें बंगाल में आ गई थी और बिहार तो पूरा स्वीप कर लिया था, 40 में से 39 ऑलमोस्ट स्वीप था। इस बार आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह का जादू फिर बिहार में चलेगा, बंगाल में चलेगा? आपको लगता है क्या बंगाल में फिर से 18 सीटें जीतेगी और क्या इसी तरह की सफलता बिहार में मिलेगी? देखिए, बिहार में तो कोई जादू किसी का नहीं चलता है। बिहार में 3 ताकतें हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। जो दो एक साथ हो जाती हैं, जादू उनका चलता है। जब तक जेडीयू और बीजेपी साथ रहे, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनका जादू चलता रहा। जब 2015 में नीतीश और लालू साथ आए तो विधानसभा में आपने देखा जादू इधर आ गया। इसीलिए 2017 में नीतीश कुमार को फिर बीजेपी ने अपने साथ कर लिया और जादू फिर 2019 में उधर चला गया। चलिए, बिहार में तो जादू गया, बंगाल का तो जादू बता दीजिए। नीतीश और लालू एक साथ हैं और कांग्रेस है, सीपीआई-एमएल है, इनका गठबंधन है। तो बीजेपी वहां क्या कर रही है? बीजेपी वहां रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को ले रही है, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को और मुकेश सहनी को। ये जो छोटे छोटे तमाम दल हैं, इनको अपने साथ लेकर के उसकी भरपाई करना चाहती है। अब वो कितनी भरपाई हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। विनोद जी, आपने सही कहा कि बिहार में जो जादू है वो 2 लोगों का चलता है, चाहे वो बीजेपी नीतीश का चले या नीतीश और लालू का चले, तो वो जादू तो हाथ से निकल गया। और बंगाल में आप बात कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव ने साफ साफ दीवार पे इबारत लिख दी है कि भाई ममता अभी भी राज कर रही है बंगाल में और उन पर सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। तो दोनों जगह से अच्छी खबर ना अमित शाह के लिए है, ना उनके बॉस मोदी जी के लिए। मैं महाराष्ट्र की तरफ चल रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसको लेकर चिंता की लकीरें हैं, चाणक्य के माथे पर चिंता की लकीरें हैं मोदी जी पर। सुबह शाम महाराष्ट्र की एक्सरसाइज चल रही है, आज भी अमित शाह के साथ मीटिंग है, अजीत पवार वगैरह की। टाइगर, आपको क्या लगता है? आप तो महाराष्ट्र के टाइगर हैं, क्या महाराष्ट्र ही सारी उम्मीदों पे पानी फिरने जा रहा है? 48 सीटें हैं, पिछली बार 41 सीट स्वीप था,
इस बार क्या होने जा रहा है? 48 में से 41 या एकदम नीचे आने जा रही है बीजेपी? संक्षेप में। मुझे लगता है यदि बीजेपी में पूरे देश में सबसे बड़ा गड्ढा यदि कहीं होगा, सबसे बड़ा लॉस कहीं होगा तो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में मैं उन्हें सिंगल डिजिट पे देखता हूं, और सिंगल डिजिट माने 6-7 पे देखता हूं, जाते 6 भी मुश्किल लग रही है। मतलब आप तो 2004 में अटल जी ने वहां से 13 सीटें जीती थी, उससे आप भी क्या कम, उससे भी कम ले जा रहे हो? 13 से बिल्कुल भी? उससे भी कम, क्योंकि उसमें अटल जी के समय पूरा बीजेपी शिवसेना लगा था, लोग शिवसेना थी और बीजेपी पूरा लगा हुआ था। इस बार बीजेपी ही मैदान से हटेगा। जो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस साथ लेके चल रहे हैं वो तो नया बीजेपी है, अभी अभी आया हुआ बीजेपी है, अभी तो पूरे गेरवे रंग में ये भी नहीं है। अभी भी भाषण देते समय पुराने नेताओं के नाम उनके जबान पे आ जाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है। शिवसेना आपने तोड़ी, सारी सिंपैथी उद्धव के साथ गई। आपने अजित पवार की, मतलब शरद पवार की पार्टी तोड़ी जी, पूरी सिंपैथी शरद पवार के साथ गई जी। तो ये दो घटनाओं से महाविकास आघाड़ी को और ताकत मिली ताकत और सभी प्रयत्न करने के बावजूद भी महाराष्ट्र जो महाविकास आघाड़ी है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। जी, उनके ऊपर हमले हुए, एक एक उनके कुछ अंग छाटे गए, लेकिन उस जख्मी हालत में भी वो शेर जैसे दहाड़ रहे हैं और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी मिनमिनाती हुई नजर आती है। जी, जी। कर्नाटक पर आ जाइए, बगल में कर्नाटक, महाराष्ट्र तो आपने बता दिया। कर्नाटक में कांग्रेस के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम था। कांग्रेस सत्ता में आती थी, फिर सत्ता में सामंतों जैसा व्यवहार करना और फिर अपनी सत्ता में मदमस्त रहते थे। कर्नाटक एक ऐसा राज्य में देख रहा हूं कि सत्ता में आने के तुरंत दूसरे दिन से सरकार ने अपने वादे निभाना शुरू किए। यदि जो 5 गारंटी है वो लोकसभा चुनाव तक लोगों के हाथ पहुंच जाती है तो लोगों को और क्या चाहिए? जो बोला वो किया है ना। 2014 से तो लोग मन की बात सुन रहे हैं, या पहली बार जन की बात सुन के जन के हाथ में यदि कुछ पहुंच जाए तो जो लाभार्थी है बीजेपी के, जो बीजेपी बार बार कहती है कि हमारा एक वोट बैंक है लाभार्थियों का, उससे भी ऊपर बड़ा वोट बैंक लाभार्थियों का कर्नाटक में मुझे दिखाई देता है और राजस्थान में मुझे दिखाई देता है। जी, टाइगर मैं आपके पास बहुत बड़ी समस्या होगी। आपके पास आ रहा हूं विनोद जी। महाराष्ट्र पर तो टाइगर ने बहुत कुछ बता दिया, महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं और इनकी बात तो हर आदमी सुनता है महाराष्ट्र में। मैं आपसे कर्नाटक के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि क्या कर्नाटक में जहां बीजेपी सत्ता से बाहर है और जहां येदुरप्पा भी नाराज हैं, बीजेपी सत्ता से बाहर, येदुरप्पा नाराज और सीधा रमैया और डीके शिव कुमार की जोड़ी एकदम बुलेट की तरह आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि क्या मोदी जी के नाम पर वोट मिलने के बावजूद कर्नाटक में सीटें घटेंगी बीजेपी की? पिछली बार स्वीप ही किया था, 28 में 25 सीट थी, 26 सीटें थी, इस बार क्या होगा? देखिए, पिछली बार 2018 का जब चुनाव हुआ तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जी, 106 सीटें थी। जी, कांग्रेस चुनाव हारी थी वहां पर। नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैंने कहा लोकसभा में 28 में 25। हाँ, लोकसभा का बैकग्राउंडर मैं बता रहा हूँ आपको, 19 का, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, मैं लोकसभा के मद्देनजर ही बात कर रहा हूँ। 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी सिद्धारमैया के नेतृत्व में और 123 या 122 सीटें थी और कांग्रेस घट के 180 पे आ गई थी और बीजेपी जो 40 सीटों पे थी वो बढ़कर के 106 सीटों पर आ गई थी। लेकिन कांग्रेस ने और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। पहले येदुरप्पा की बनी 1 हफ्ते की, 3-4 दिन की सरकार, उसके बाद फिर कांग्रेस और जेडीएस की कुमारस्वामी की सरकार बनी। तो वो कहने के लिए सरकार बन गई थी, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और कहीं ना कहीं वो एक चोट वहां के मतदाताओं के मन में थी कि जिसका नंबर ज्यादा है सरकार उसकी बननी चाहिए थी। येदुरप्पा भी उसके साथ थे, लेकिन सरकार, और वही रिफ्लेक्ट हुआ लोकसभा में, नहीं बनी। और जब लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ तो कांग्रेस को जेडीएस के साथ अलायंस करके लड़ना पड़ा और खास करके जो नॉर्थ, जो आपका ये मैसूर का इलाका है, यहाँ जो जेडीएस का गढ़ है, यहाँ कांग्रेस को अपनी कई सीटें जेडीएस को देनी पड़ी, जिसकी वजह से नाराजगी ये हुई कि कांग्रेस का काफी तादाद में वोट जहां जहां जेडीएस को कांग्रेस ने सीटें दी थी वो चला गया बीजेपी में। और इसी तरह जो जेडीएस की जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां जेडीएस का वोट जो है वो भी चला गया बीजेपी में और पुलवामा इफेक्ट भी था और बीजेपी को उसका पूरा फायदा मिला। इन सारे फैक्टर्स की वजह से बीजेपी 28 में से
26 सीटें जीती थी। कांग्रेस सभी 28 के 28 सीटों पर लड़ेगी इस बार। कांग्रेस का वोट, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का सब कुछ वहां इस बार इंटैक्ट रहेगा। सरकार इस बार जेन्युइनली कांग्रेस की बनी है 135 सीटों से, तो कोई बीजेपी के साथ कोई सिंपैथी भी नहीं है उस तरह। यानी कुल मिलाकर ये जो क्लस्टर है बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक, जिसमें तकरीबन 158 सीटें 123 जीती थी, ये 123 सीटें फंसी हुई हैं। मैं एक दूसरे क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, क्लस्टर 2, जिसको लेकर अमित शाह बहुत परेशान हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं, और वो क्लस्टर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पिछली बार ऑलमोस्ट स्वीप था, 65 में से 62 सीट ले गए थे। मैं टाइगर आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं जाऊंगा, मैं भूपेश बघेल और शिवराज सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, ना वसुंधरा राजे। मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन और बहुत सिंपल आंसर, क्या मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीता जा सकता है, या डबल एंटी इनकम्बेंसी है, डबल इंजन की? आपको क्या लगता है कि क्या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सीटें कम होंगी मोदी जी की? आपको ऐसा लगता है? 10 साल हो चुके हैं। मोदी ब्रांड की चमक खत्म हो गई है। ये मैं नहीं, ये संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर कह चुका है। हम तो पहले से कह रहे हैं, हम तो आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं। मोदी का मैजिक अब राजस्थान में नहीं चलेगा, मोदी का मैजिक अब मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा और छत्तीसगढ़ में भी नहीं चलेगा। कर्नाटक के चुनाव ने बता दिया है कि क्षेत्रीय क्षेत्रपों को जब तक आप आगे नहीं आएंगे, उन्हें सम्मान नहीं देंगे, उस राज्य की अस्मिता उनके नेताओं से जुड़ी हुई है। यदि उनका लगातार अपमान होता रहा तो फिर वो राज्य आपको दरकिनार कर देगा। येदियुरप्पा का अपमान किया, उन्होंने आपको ठिकाने लगा दिया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कहाँ है? अब आप रमन सिंह कर रहे हैं, लेकिन पूरे टाइम रमन सिंह को जो आपने उपाध्यक्ष पद पे बिठा के रख दिया था, वो भी क्या था? एक डंपिंग ग्राउंड ही है। उपाध्यक्ष पद क्या है? जी हाँ, वो मार्गदर्शन मंडल का एक्सटेंशन है। गोदाम में बंद कर दिया था। हाँ, गोदाम में बंद कर दिया था। अब वो कितने भी बाहर लाओगे तो वो धूल झटका के लोग समझ गए हैं पूरा। अच्छा, दूसरी बात, वहां पे किसी दूसरे बीजेपी के अच्छे नेता को आपने पनपने नहीं दिया। मध्य प्रदेश बघेल जैसा आदमी, जिसने बिल्कुल मोदी के तर्ज पे, जैसा मोदी गुजरात चलाते थे वैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ चलाया, पूरे बीजेपी को अपने पेरोल पे रखा। कहाँ है बीजेपी वहां पे? मध्य प्रदेश में आई है। मध्य प्रदेश में ये जो तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, वो लोगों के गले नहीं उतरी। दूसरी बात है, बीजेपी में 3 गुट हो गए, नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी और शिवराज बीजेपी। शिवराज बीजेपी के को लेके नाराज बीजेपी भयानक है, क्योंकि शिवराज जो चौहान है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उनका एक राज करने का तरीका है। हर संभाग में उनने अपने 2-4 छर्रे छोड़ के रखे और उन्हीं के भरोसे राज करते हैं, तो बाकी कार्यकर्ता कहां जाएंगे? अमित शाह जी लगातार बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। ये वन मैन शो नहीं चलेगा। ये किसको कह रहे हैं? वो वन मैन शो चलता है, लेकिन चल तो वहां वन वुमन शो चल रहा है। मामा से ज्यादा मामी ताकतवर है। ब्यूरोक्रेसी जो चाहे वो खेल कर रही है जी। तो मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस दूसरी तरफ एकजुट हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो अलग अलग गुटों में बटी हुई थी, वो पहली बार ताकत के साथ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो 2 विपरीत दृश्य दिखते हैं, उसमें बीजेपी मध्य प्रदेश में पुरानी टैली आप 28 की मेंटेन करना बहुत दूर की कौड़ी। 28 सीट जीती है, 29 में 28 सीट बहुत दूर की कौड़ी। विनोद जी, राजस्थान पे मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे पहले आ रहा हूं। आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो इमेज में एक इन्हेंसमेंट हुआ है, और जिस तरह के बहुत से हमने सोशल मीडिया पे और बहुत से इस तरह से हमने फीडबैक जो आ रहा है, उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में। आपको लगता है कि मोदी, जिस तरह का जादू उनका चला था 2019 में, 14 में, क्या 24 में भी मोदी का जादू चलेगा इन राज्यों में जो बीजेपी के मजबूत किले रहे हैं? देखिए दीपक जी, आज ही मैं एक चैनल पर चर्चा में था, तो वहां इसी सब विषय पर चर्चा हो रही थी। उसमें लोक नीति का CSDS का जो सर्वे है, वो 2 महीने पहले जो हुआ था, उसमें दिखाया है कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो 45 से घट के 43 पे आ गई, और राहुल गांधी की 24 से बढ़ करके 27 हो गई। यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड, ये डाउनवर्ड था। हाँ, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, और राहुल गांधी का कमांड बढ़ा है
पार्टी के ऊपर, और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनके साथ उनका संवाद भी बढ़ा है। वो चाहे पटना की बैठक हो और चाहे जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, वो बराबर, वो राहुल गांधी जो पहले शर्माते थे, विपक्षी दलों से बात करने में झेपते थे, या विपक्षी दलों के नेता भी उनसे बात नहीं करना चाहते थे, वो अब आगे बढ़ करके बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिल करके वो सबसे संवाद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से भी उनकी ताकत बढ़ेगी। अब बात आई है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, अगर आप बात करते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार का अपहरण हुआ, भाऊ बैठे हुए हैं मेरे सामने, मेरे साथ, मुझसे ज्यादा जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो जिस तरीके से कोरोना के पीरियड में उस सरकार का अपहरण हुआ और सिंधिया जी 23-24 विधायक लेकर के बेंगलौर चले गए और पूरी सरकार गिरी, और उसके बावजूद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश नहीं छोड़ा। वो पहले लीडर अपोजिशन और अध्यक्ष दोनों बने रहे, बाद में वो अध्यक्ष पद बने रहे और लीडर अपोजिशन पद छोड़ के, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से वो दिल्ली नहीं आए, जबकि उनको दिल्ली में बुलाने का कई बार ऑफर हुआ, लेकिन वो मध्य प्रदेश में डटे रहे और घूमते रहे, मिलते रहे। तो उनके प्रति एक सहानुभूति भी वहां लोगों में है, क्योंकि 1.5 साल में ही उनकी सरकार चली गई। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, 65 सीटें हैं मध्य भारत में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला लें 65 सीट्स हैं और बहुत बड़ा चंक है। 62 सीट्स जीती थी। आपको लगता है कि इस बार ये नंबर जो है नीचे जा सकता है या बीजेपी इसको रिपीट कर सकती है? लास्ट क्वेश्चन, संक्षेप में जवाब। बहुत नीचे जाएगा यदि वो 62 है, और यदि वर्तमान स्थिति में यदि कल चुनाव होते हैं तो मुझे ये 30 तक जाता हुआ नजर आता है। 30 सीटों का गैप मैं मानता हूं इन 3 राज्यों। 1-2 कारण मोटे तौर पे ये 2 राज्यों को तो हमने देख ही लिया। राजस्थान में इनके पास एक स्टेट का एक बड़ा नेता है, वसुंधरा राजे। यदि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पे सरकार का रिपीट होना तय है। और लोकसभा में भी वहां पे इतना, वसुंधरा राजे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने, मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने इतने प्रयास किए और इतने लोगों को वहां भेजा कि जिनकी कोई औकात नहीं थी वो भी राज्य का नेता बन गया। अब वहां गुट बहुत बन गए और इतने गुटों में, और ये पूरा बैंकिंग इनका चल रहा था कि सचिन पायलट यदि कांग्रेस को तोड़ता है तो हम निकल लेंगे। वो सचिन भी अब बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी की जय हो और मोदी जी को निपटाना है और हराना है बीजेपी को, और अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया, पुरानी बातें भूल जाओ उस बात को। ये सचिन का टोन चेंज होना, वहां छत्तीसगढ़ में सिंहदेव का टोन चेंज होना, ये खड़गे साहब ने की हुई एक्सरसाइज है जो कसावट लाती है। ऐसे में दूसरे के टूट पे यदि आप जीतना चाहते हो और वो टूट नहीं रहे तो फिर आपका हारना तय है, सीधा इक्वेशन। लास्ट कमेंट, आपको लगता है विनोद जी, क्या वाकई मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, परेशानी है, उनको लगता है कि उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा 19 की परफॉर्मेंस को? देखिए दीपक जी, मैं बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करता मोदी जी को, जैसा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम लोग करने लगते हैं। ये सही है कि चुनौतियां बढ़ी हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, और इन राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो सब हम विधानसभा चुनाव के नतीजों को देख करके उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में लगातार 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को लोगों ने समर्थन दिया है, लेकिन इस बार इस बार मैं स्थिति टफ क्यों मान रहा हूं? मैं टफ इसलिए मान रहा हूं, देखिए नरेंद्र मोदी के प्रति कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ठीक बात है, मतलब पब्लिक डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, उनकी छवि आज भी लोकप्रियता के मामले में सभी नेताओं से ज्यादा है। सर्विस देख लीजिए, देश विदेश में वो अपना जिस तरह से, लेकिन आपने कहा लेकिन, बट आपने कहा, हाँ मैं बस बट पे आ रहा हूँ। पहले मैं उनकी जो स्ट्रेंथ है मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ, उनकी स्ट्रेंथ पहले बता दूं, फिर मैं उनकी जो वीकनेस बताऊंगा। उनकी स्ट्रेंथ ये है कि आज भी उनके कद का नेता देश में कोई बड़ा नेता नहीं है उनके सामने। लोकप्रियता के लिहाज से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन अभी भी मोदी जी उनके बीच में गैप काफी है, 43 और 27 के बीच में गैप है। ये सारी उनकी स्ट्रेंथ है, और लोकसभा के चुनाव में वो सीधे अपने लिए वोट मांगेंगे, उस वक्त लोगों का मूड क्या होता है देखना होगा। बट अब मैं बट पे आ रहा हूं, जिन मुद्दों को लेकर के नाराजगी लोगों में है, वो चाहे कर्नाटक का चुनाव रहा हो, चाहे आगे विधानसभा के चुनाव में, वो मुद्दे क्या है? बेरोजगारी, उसका संबंध किससे है? केंद्र सरकार की नीतियों से। ओपीएस, उसका संबंध किससे है? केंद्र सरकार की नीतियों से। महंगाई, उसका संबंध किससे है? केंद्र सरकार की नीतियों से। क्या कहते हैं आपका जो है ये नोटबंदी से जो नुकसान हुआ, नोटबंदी से जो नुकसान हुआ, व्यापार गड़बड़ हुआ, उस जीएसटी, उससे उसका संबंध केंद्र सरकार से है। चाइना एग्रेशन का जो मसला है वो भी केंद्र सरकार से संबंध है।
तो ज्यादा जो लोगों के बीच में असंतोष है या जो भी है चर्चा, वो उन मुद्दों को लेकर के है, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, वो सारे जो जिसका संबंध केंद्र सरकार से है सीधा। जी टाइगर, लास्ट कमेंट। 2014 का चुनाव बदलाव का चुनाव था, 2019 का चुनाव पुलवामा का चुनाव था। एक राष्ट्र के ऊपर हमला और राष्ट्र की रक्षा, इसको लेके एक यूफोरिया देश में तैयार हुआ था। साथ ही सारा विपक्ष कमजोर था और कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर थी, और बोला जा रहा था कि 5 साल दिए और 5 साल चाहिए। अब लोगों ने 10 साल दिए, 10 साल में कुछ नहीं बोला, सिर्फ बातें सुनी है। तो सवाल वो भी है, मोदी जी को लार्जर देन लाइफ हम बनाते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, 31 विधानसभाओं में से मात्र 6 विधानसभा में जो अपनी सरकार बना लाए अपने बलबूते पे, बाकी ईडी और सीबीआई की वजह से तोड़ फोड़ करके सरकारें बनाए, उनको मैं इतना बड़ा नहीं मानता। चलो ठीक है, वो है बड़े नेता, प्रधानमंत्री है तो वो मौजूद है उनका, लेकिन फिर जिस पप्पू को आपने बिल्कुल नकार दिया था, उसने अपने बलबूते पे बिना सीबीआई, ईडी, किसी एजेंसी के करोड़ों हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन के, इन तमाम चीजों के बगैर सिर्फ अपने बलबूते पे 2 पेयर शूज और 1 टी-शर्ट और 1 ट्राउजर के भरोसे यदि उसने देश नाप के अपना ब्रांड बनाया है, तो यकीनन वो बड़ा आदमी होगा। यदि राहुल गांधी के पास ये सारी सुविधाएं होती तो शायद राहुल गांधी 58-60% पे पहुंच जाते अपने उस पे। जी आखिरी बात। मैं अशोक भाऊ की हर बात से सहमत हूं, मैं इनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन राहुल गांधी का सड़क पर होना या राहुल गांधी का विपरीत परिस्थितियों में आना भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। वरना राहुल गांधी अगर सत्ता में रहते तो शायद राहुल गांधी वही राहुल गांधी रहते जो पहले थे। विनोद जी, सोना तपेगा तभी निकलेगा, जब पत्थर पे घाव पड़ेंगे तभी मूर्ति बनेगी। जी चलिए आप एक देखिए, जंगल अगर भगवान राम नहीं जाते, राजा ही हो जाते, तो भगवान राम नहीं बनते, और पांडु अगर जंगल नहीं जाते तो राम भगवान नहीं बनते। चलिए अब देखते हैं जंगल से रास्ता क्या मंगल की तरफ जाता है। बहरहाल एक चीज तो तय है कि आप दोनों ने जिस तरह से, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एक चीज आपने कही कि ये जो 185 सीट है, क्लस्टर 1 महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, फंसा हुआ है कर्नाटक, और ये जो मध्य भारत की बेल्ट है, यहाँ पर भी स्थिति ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ डायरेक्ट फाइट है राहुल गांधी मोदी की। इन तीनों स्टेट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस बीजेपी की। बहरहाल मुश्किल विकेट पर मोदी हैं और चाणक्य हैं। अब देखना है कि मोदी जी के चाणक्य क्या करते हैं। ईडी का डायरेक्टर तो उनके हाथ से निकल गया, यानी जो ट्रंप का इक्का था जिससे चाणक्य खेल रहे थे, वो भी चला गया हाथ से। बहरहाल आप दोनों आए, आपने रोशनी डाली। एक चीज आपके बातों से निकलती है कि वाकई 2019 जैसा 2024 नहीं है मोदी जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।